हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आई एम चेतना सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट दो क्लासेस में हमने पॉलिटी पढ़ी थी, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो हम वही अभी कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक फ्लैशबैक दे देती हूँ कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। अभी कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने लास्ट क्लासेस नहीं ली है, किसी भी रीज़न से वो नहीं कर पाया लास्ट क्लासेस, तो वो अभी एक बार जाके प्रीवियस वीडियोस देख ले। आपको मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और आपको अभी थोड़ा मैं फ्लैशबैक में समझा भी देती हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा था। इलेबोरेट करके अगर आपको पढ़ना है तो आप लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। या तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लासेस में सबसे पहला जो मेन हमारा जो टॉपिक हमने सीखा था, जैसा कि हमारा टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने ये पता लगाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। एक सेट ऑफ रिटन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट और स्टेट वर्क्स और गवर्न द कंट्री। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी में एक साथ पीसफुली रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ओके। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके। तो इसके लिए मैं आपको एक बार कुछ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि काफी वास्ट है, तो मैं आपको एक बार कुछ पॉइंट्स में ये नीचे मैंने लिखे हैं। ये इसीलिए लिखे हैं ताकि आप जो पहले का आपको जो जो भी आपको कंटेंट दिया गया है वो आपको रिमाइंड रहे, आप उसे भूले नहीं। तो एक बार आप इस कंटेंट को अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार थोड़ा आपको कंप्लीटली शो कर देती हूँ। ये कंटेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके। अभी मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देती हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था मॉन्टेगू डिक्लेरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडविन मॉन्टेगू, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था, और ये दिया था 20 अगस्त 1917 में कि हम इंडिया को फ्री करेंगे। ओके। तो इसके बाद में उन्होंने इसके बेसिस पे एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है। इसके बाद में जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट को देखने के लिए, इस एक्ट को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने एक कमीशन भेजी थी, साइमन कमीशन। जैसा कि इस एक्ट में पहले से ही उन्होंने ये चीज बोली थी, मेंशन किया था कि 10 साल बाद, जैसे ही मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च किया है, इसके 10 साल बाद मैं इसको मॉनिटर कराऊंगा इसकी फर्दर रिकमेंडेशन के लिए। तो उसके लिए आया था साइमन कमीशन। ठीक है। ये आया था हमारा 1927 में, और ये आना था साइमन कमीशन 1929 में। अपने टाइम से 2 साल पहले ही आ गया था। ठीक है। और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमारी जैसे जैसे हिस्ट्री की क्लासेस होगी, जैसे जैसे आगे फर्दर हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे तब हम जरूर पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई वैसा डाउट नहीं रहे कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है और अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी इसके बाद में एम एन रॉय जी ने बोला, 1934 में सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था, जिन्होंने ये बात बोली थी कि हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की थी, किस चीज की डिमांड की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड की थी। ठीक है। और जैसे ही ये साइमन कमीशन जो था, इसने जो भी अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, जो भी इसने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी बताए थे, उसके बिहाफ पे, उस चीजों के बिहाफ पे एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। और अब इस एक्ट के बाद में जस्ट मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने डिमांड कर ली थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप दो ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। ये करी थी उन्होंने 1935 में। ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में मैंने आपको एक बार मेंशन भी किया था पहले जब ब्रीफली, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि आपके थोड़े से चैप्टर्स है, विजन्स है, वो क्लियर हो। नेहरू जी ने 1938 में ये बात बोली थी कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंडियंस बनाए, ब्रिटिशर्स को उसमें इन्वॉल्वमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें कोई ब्रिटिशर नहीं चाहिए। ये बात नेहरू जी ने बोली थी 1938 में। उसके बाद में नेहरू जी का ये जो डिमांड थी ये एक्सेप्ट हुई थी थ्रू ऑगस्ट ऑफर इन 1940। ठीक है। तो ये सब चीजें आप पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना कि डिमांड किसने की थी, फिर कैसे कैसे डिमांड्स उठी थी, कैसे कैसे डिमांड पूरी हुई थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि क्रिप्स मिशन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन आता है, ये फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, और वैसे ये मिशन आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है। ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए ही आता है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। और जैसे कि आपको पता होगा
कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जब हमने नेक्स्ट जो भी हमारी क्लासेस रही है उसमें हमने आगे पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन चुकी थी, लेकिन उसमें क्या है, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कई प्रिंसली स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम हमारे पास जो भी मेंबर थे ना, जितने भी मेंबर थे, उन सब ने ही एक मीटिंग की थी। मतलब लाइक ऐसा नहीं था कि अगर मुस्लिम लीग नहीं आई है या फिर कुछ लोग नहीं आए हैं तो काम होना बंद हो जाएगा। उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा था। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आपको ये भी पता होगा कि टेम्परेरी चेयरमैन जो बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मैंने आपको बताया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर किसी को फिर भी कुछ लाइक कंफ्यूजन है तो वो पहले के लेक्चर्स पढ़े। पहले के लेक्चर्स में अगर आप जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे चीजें। यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लैशबैक दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और हमने ये इनको इसलिए इस बेसिस पे चुना था, फ्रेंच प्रैक्टिस के बेसिस पे। फ्रांस में क्या होता है कि जो सबसे ओल्ड होता है, या फिर हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, लेकिन वो वहाँ का मतलब एक टाइटल है कि फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू हमने उनको चुन लिया था कि वो सबसे एजेड थे, तो उन्हें हमने इस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया था। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही 9 दिसंबर को ये हमारी कमेटी बनती है, ये इसकी पहली मीटिंग होती है, इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में जैसे ही हमने ये फर्स्ट मीटिंग कर ली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी फर्स्ट मीटिंग कर ली, अपना टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, उसके बाद में होता है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लॉन्च करती है, उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट आता है, ये कहाँ से आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से आता है। ठीक है, दिस एक्ट इज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, गॉट रॉयल असेंट एंड केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 18, 1947। ओके, as government of Britain changed, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट दे विल फ्री इंडिया। और इस टाइम क्या होता है, 1947 के टाइम में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वहां के जो उस टाइम के जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं क्लेमेंट एटली। ओके, तो वो ये डिक्लेयर करते हैं अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इंडिया को फ्री करेंगे। ओके, अब क्या होता है उसके बाद में उनके फर्दर स्टेप्स क्या रहते हैं, उनके फर्दर स्टेप्स रहते हैं कि फरवरी में 20 फरवरी 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंड अप। ये ब्रिटिश रूल जो है ये कब तक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा जून 3 1948। इनका कहना था कि 3 जून 1948 तक जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया से चले जाएंगे। लेकिन आपको भी पता है, सबको पता है कि ब्रिटिशर्स पहले ही चले गए थे, लेकिन जो इनका एक सिनेरियो था, सेटेड सिनेरियो था, वो यही था कि हम जून 3 1948 को आपका देश छोड़ के जाएंगे, आपको फ्री करके जाएंगे। ओके, उसके बाद में क्या रहता है, उसके बाद में इन्होंने बोला कि हम तो चले जाएंगे लेकिन अब इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो इसको हम सेफ हैंड्स में, रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में देकर जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी एक गवर्नमेंट, आपकी एक गवर्नमेंट बना के जाएंगे जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वैसे आपको पता होगा कि जैसे इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम हमने रिक्वेस्ट किया था, जो भी हमारे लास्ट वॉइसरॉय थे उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि नहीं आप अभी कंटिन्यू कीजिए, हमें थोड़ा सिस्टम समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हमने खुद ही अपनी गवर्नमेंट संभालनी पड़ी थी। जैसे ही ब्रिटिशर्स गए थे तो वो कंप्लीटली ही गए थे, उनका कोई भी यहाँ पर नहीं था कि वो हमें मॉनिटर कर सके। ठीक है, आगे करते हैं। आगे ऑन 21 फरवरी 1947 द वाइसरॉय ऑफ इंडिया चेंज टू लॉर्ड वेवल टू लॉर्ड माउंटबेटन। आगे क्या हुआ था, जैसे ही आपको मैंने प्रीवियस में दिखाया कि 20 फरवरी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, ये उन्होंने 20 फरवरी को क्लियर किया। ठीक है, तो और 21 फरवरी को क्या हुआ कि वॉइसरॉय चेंज हो गए थे इंडिया के। कौन हो गए थे, लॉर्ड वेवल से लॉर्ड माउंटबेटन हो गए थे। ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में था इंडिया। अब इन्होंने आगे आगे कैसे काम किया, वो ये था, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ ना कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया कि भाई आपका जो इंडिया है वो हम फ्री कर देंगे, तो इसके ये है ना, मुस्लिम लीग ने इसको बहुत अपोज किया कि आप ऐसे कैसे आप कोई भी डिक्लेरेशन दे सकते हो, क्योंकि मुस्लिम लीग को तो पाकिस्तान चाहिए था। और प्राइम मिनिस्टर ने, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं था। तो जो ये उनका स्टेटमेंट था, इसको मतलब बहुत एक विरोध झेलना पड़ा था, एगिटेशंस झेलने पड़े थे। किस वजह से, इस वजह से कि मुस्लिम लीग वाज अपसेट ड्यू टू लाइक कोई भी हमारा यहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी जिक्र किया ही नहीं था। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे क्या होता है, जून
3 1974 में क्या होता है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी अब ये क्या क्लियर करते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं जो कि हमने पहले बना ली थी, जिसमें मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं आया था, जिसमें प्रिंसली स्टेट नहीं आए थे। इन्होंने उस टाइम ये बोला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी अभी है, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो क्या होगा, वो उस जगह पे अप्लाई नहीं होगा जो स्टेट या जो पार्ट इंडिया के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जो अलग होना चाहता है। ठीक है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। कब दिया था? ये इन्होंने दिया था जून 3 1947 को। अब हम आगे देखते हैं। ये स्टेटमेंट का एक रीजन ये भी था, इनको ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोग अपसेट है, मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बनाएगी, तो इन्होंने ये सोच के ये स्टेटमेंट दिया था। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में माउंटबेटन प्लान आता है। इसके बारे में हम फर्दर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ देख रहे हैं कि पॉलिटी में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी हिस्ट्री को। हम डायरेक्ट हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको इलेबोरेट करके इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट पॉलिटी ही पढ़ने लग जाओगे तो आप हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और हिस्ट्री कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको। लेकिन हाँ, आप इतना डीप पे मत जाइएगा। डीप में आप तब जाना जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर भी हम आपको जो मेजर पॉइंट्स है वो सारे क्लियर कर रहे हैं। जैसे ही हम हिस्ट्री की बुक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे, उस टाइम हम आपको माउंटबेटन प्लान्स जो है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, वो लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आगे क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, ये जैसे ही 3 जून को एक प्लान प्रेजेंट करते हैं पार्टीशन का। क्योंकि पार्टीशन तो हमें भी पता था, जो उस टाइम इंडियंस थे, जो हिंदूज थे, जो मुस्लिम थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि पार्टीशन तो होना ही था। तो माउंटबेटन ने एक प्लान प्रपोज किया कि 2 कंट्री होंगे, एक का नाम होगा इंडिया, दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। और ये प्लान प्रपोज कब हुआ था, ये आप जरूर याद रखना। लॉर्ड माउंटबेटन ने कब, ये कई बार आ जाता है एमसीक्यू में, तो ये इन्होंने किया था 3 जून को। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि ये जो प्लान था ना, ये जब आया तो मुस्लिम लीग का रिएक्शन कैसा था, कांग्रेस का रिएक्शन कैसा था, क्या हुआ था। तो जब जैसे ये प्लान आया तो मुस्लिम लीग जो थी वो भी एग्री थी, वो खुश थी क्योंकि उसको पाकिस्तान मिल रहा था। और कांग्रेस थी वो भी सेटिस्फाइड थी, बिकॉज क्योंकि उनको भी दंगे नहीं चाहिए हुए थे। ऑलरेडी देश बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला गया था। आपको पता है इंडिपेंडेंस के टाइम में हमने कितना स्ट्रगल किया होगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी था, तो उन्हें भी कोई कन्फ्लिक्ट चाहिए नहीं था। सो दैट्स वाई उन्होंने भी इस बात पे एग्री कर लिया। और जैसे ही ये पार्टीशन की बात होती है तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे भी हमारे कोई इफेक्ट हुआ ही होगा ऑब्वियसली। जब पार्टीशन ही हो रहा है, एक देश के मेंबर मान लो 500 थे, अब अगर उसके 2 हिस्से होंगे तो मेंबर्स भी तो डिवाइड होंगे। तो जो पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें अगर कोई कांग्रेस के, मैंने आपको बताया कि सब कांग्रेस वाले थे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ कांग्रेस वाले उस एरिया में हो जो कि हमने अभी पार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को एक बार और ब्रॉडली समझते हैं कि द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299 फ्रॉम 389। पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर होने चाहिए थे वो थे 389। अब कितने मेंबर रह गए थे, कितनी सीट्स रह गई थी? अब रह गई थी 299। ठीक है, तो काफी एक बड़ा नंबर था, इतना नंबर रिड्यूस हो गया था हमारा। ओके, अभी जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब पार्टीशन होता है या पार्टीशन हुआ था, उस टाइम क्या है ना, हर चीज पे इफेक्ट पड़ता है, आपका फाइनेंशियली भी, कल्चरली भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो हमारी पहले से बनी हुई थी और उन्होंने ये बात बोल दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दो, और उन्होंने कर भी दिया था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे ना, वो अब कुछ पाकिस्तान के साइड चले गए थे। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ था, इंडियन एक्ट के ये टर्म्स ही हैं। ये जो मैंने आपको देखिए, ये जो मैंने आपको पहले बताई, ये एक्ट्स के ही टर्म्स है सारे। ये माउंटबेटन प्लान इसी एक्ट के अंडर आया था। इस एक्ट में ही डिक्लेयर हुआ था कि कब ब्रिटिशर्स जाएंगे, सेफ हैंड्स में देके जाएंगे, ये सब चीज़ें इस एक्ट में ही डिक्लेयर की गई है। अब हम आगे इस एक्ट के पॉइंट्स पढ़ते हैं। आगे का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, द एक्ट प्रोवाइडेड दैट 15 अगस्त 1947 इज रेफर्ड एज अपॉइंटमेंट डेट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, इसके अंडर में 15 अगस्त 1947 को अपॉइंटमेंट डेट बोला था। जैसे कि इन्होंने ये बोला था कि इनका ये प्लान था कि इस डेट को हम क्या करेंगे, इन 2 देशों को अलग कर देंगे।
15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को अलग कर देंगे और अलग अलग में भी वो सुपरविजन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही पार्टीशन हुआ इतने ज्यादा दंगे होने स्टार्ट हो गए, इतने ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए कि वो खुद ही चले गए थे, ये हुआ था। तो इन्होंने इसको क्या दिया था, रेफर्ड किया था एक अपॉइंटमेंट डेट के तरह कि इस दिन से आप इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनेशन each dominion was have to write ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें ये है कि नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है आपका कि जैसे कि अब इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, अब दोनों चाहे तो अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने देश के अकॉर्डिंग फ्री थे कैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मेंबर दोनों ही मेंबर थे साथ में, क्योंकि तब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था, तो दोनों को बड़े कन्फ्लिक्ट्स थे। हिंदू बोल रहा था नहीं ये लॉ नहीं होना चाहिए, मुस्लिम बोल रहा था ये लॉ नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा थे, वहाँ पे सोच समझ के लॉ बनाने पड़े थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे अगर 500 मेंबर है तो इसमें से 400 तो डिसएग्री है, और अगर 400 एग्री है तो 100 डिसएग्री है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम थी उनको। लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान भी टोटली फ्री था कि वो अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो अब अपने स्टेट को इस्लामिक कहने का उन्होंने किया था, तो वो टोटली फ्री था और हम फ्री थे कि हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे के पॉइंट्स क्या थे। इट हैड ऑल अथॉरिटी टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब क्या है ना कि इस एक्ट ने खुद ने ही लिख दिया कि आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, अगर आप मुझे भी नहीं मानते, मेरे टर्म्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप नहीं चलना चाहते, तो इट इज लाइक टोटली फाइन, आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट होने के बाद में। किस चीज की, कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है। इट हैड ऑल अथॉरिटी टू रिपीट एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस। आप इस स्टेटमेंट को 2-4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट रिलीज किया था, जिसी को डिक्लेयर किया था, उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्ट में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या था, बहुत सारे टर्म्स थे, उस टर्म्स को भी उसमें से भी अगर आप कुछ एक टर्म्स को डिसएग्री करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टोटली फाइन हो, आप कर सकते हो, बिकॉज आप इंडिविजुअल बॉडी है, अब आपको आगे जाके इंडिपेंडेंट काम करना है। तो ये मतलब ये जो चीज़ें थी ना, जो पहले के जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या जो पहले जो एक्ट्स बनते थे, ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड लोग बनाते थे, मतलब इतना उसमें ब्रीफ कर देते थे ना कि उस एक्ट को बनाते भी थे और उस एक्ट को में ऐसा एक पॉइंट भी डाल देते थे कि इसको रोका कैसे जाए अगर ये ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाए। तो वैसे ही इन्होंने ये पॉइंट डाला है कि आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, अगर आपको ब्रिटिश इंडिपेंडेंस एक्ट से भी कुछ अगर हटाना है, कुछ रिपील करना है, कुछ रोकना है, किसके अगेंस्ट आपको अगर कोर्ट में अपील करनी है, किसी टर्म के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है, इट प्रोक्लेम दैट लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 1947। ये क्लेम करता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, क्या कंप्लेन करता है, ये क्लेम करता है कि लैप्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट लैप्स हो जाएगी, चली जाएगी। कब चली जाएगी, 15 अगस्त को 1947 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ये दोनों स्टेट अलग अलग कर देगी, उस टाइम इनके जो भी रिलेशंस थे ना, ट्राइबल ट्रीटीज थी इनकी, कुछ एक आपको पता ही है कि ये कमर्शियल ट्रीटीज भी हमारे साथ करने आए थे, तो ये क्लेम करते हैं कि द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी, जैसे कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे हर एरिया पे, पैरामाउंटसी का मतलब होता है कि संप्रभुता तो एक तरह से उन्हीं की थी ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ रहा था, टैक्सेस उन्हीं के अकॉर्डिंग थे, सब चीज़ उन्हीं के अकॉर्डिंग थी। तो इन्होंने बोला कि वो भी खत्म हो जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, इस डेट पे, ठीक है। तो पैरामाउंटसी इन्होंने अपनी खुद ही बता दी कि हम इस डेट को, हमारी पैरामाउंटसी है वो खत्म कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं। It granted freedom to Indian princely states either to join the Dominion India और पाकिस्तान और to remain independent। अब इन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस एक्ट में इन्होंने एक चीज ऐसी मेंशन कर दी थी जिससे क्या हुआ था कि पार्टीशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। इन्होंने खुद ही ये चीज बोल दी इस एक्ट में कि प्रिंसली स्टेट, जितने भी इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हैं उस टाइम, तो जितने भी स्टेट थे वो चाहे तो इंडिया में जा सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, और चाहे तो अपना एक अलग देश भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे हमारे 563,
इंडिया में, ठीक है। और उसमें से 560 ने क्या किया था, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया था। इंस्ट्रूमेंट होता है एग्रीमेंट, एमओयू, या फिर कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि दो देशों के बीच में या फिर दो बड़ी पावर्स के बीच में साइन होता है ज्वाइन होने के लिए। तो जैसे ही ये डेट उन्होंने बोल दिया था कि हम पैरामाउंट सी हम तो खत्म कर लेंगे, तो अब एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स उस एरिया को सेफगार्ड भी करते थे जहाँ पे रहते थे, लाइक एक्सटर्नल इन्वेडेड से वो हमें सेफगार्ड भी करते थे। तो अगर पैरामाउंट से खत्म होगी तो वो अपनी आर्मी भी लेके जाएंगे, तो आपको अपना एरिया सिक्योर भी करना है। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 560 जो प्रिंसली स्टेट थे ना, 563 में से 560 प्रिंसली स्टेट्स ने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। कितने स्टेट ने, 560 स्टेट्स ने। अब जो 3 स्टेट है जिन्होंने ये बोला कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, वो था जूनागढ़, गुजरात, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि ये बात तो आजकल आपने देखा होगा, एक मूवी चल रही है द केरल स्टोरी, तो उस टाइम भी मतलब अगर उसमें भी स्टडी अगर आपने उस मूवी की थोड़ी बहुत की होगी तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती है कि आपने उस टाइम इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था, इमीडिएटली आपने ज्वाइन नहीं किया, बाद में आपके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। तो उस टाइम फिर क्या प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम क्या आधा हिस्सा जो हमारा, आधा नहीं मैं कहूँगी, आधे से ज़्यादा ही अगर हम कहें, क्योंकि आधा थोड़ा इधर पाकिस्तान के साइड चला गया, आधा चाइना की साइड चला गया। बिकॉज ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया था। जब तक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ही साइन नहीं किया, हम अपनी आर्मी वहाँ पे कैसे भेज सकते हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये तीन थे ऐसे स्टेट्स जिन्होंने हमारे साथ टाई अप करने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए मना कर दिया था उस टाइम पे। बाद में तो हुए थे ऑब्वियसली, आपको पता है हैदराबाद इंडिया का पार्ट है, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट है, ये बाद में मान गए थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बहुत टाइम लगा था। इसी वजह से क्या हुआ था कि पाकिस्तान वहाँ पे सेटल हो गया था, अपने वहाँ पे जाके उसने आर्मी भी सेटल कर ली थी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को हमारे यहाँ इन्होंने इन्वेड किया। जब जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास आए थे साइन करने के लिए, वहाँ के जो किंग थे, उस टाइम तक तो बहुत सारा एरिया पाकिस्तानियों ने यहाँ से कवर कर लिया था। तो ये चीज़ थी कि अभी अगर आपको कभी इस बारे में डीपली सोचना भी हो ना कि जम्मू कश्मीर में इतना प्रॉब्लम क्यों, जम्मू कश्मीर में इतना प्रॉब्लम इसलिए है कि आज़ादी के टाइम उन्होंने हमारे से ज्वाइन होने से मना कर दिया था। वो थोड़ा टाइम बाद में आए थे, अक्टूबर सितंबर के आसपास, तो उस टाइम तक 3-4 महीने में तो आपको भी पता ही है कि कितना एग्रेसिव फॉर्मूला होता है, कितना एग्रेसिव ये सब चीज़ें होती है। जब पार्टीशन होता है, वहाँ पंजाब की साइड दंगे चल रहे थे, तो उन्होंने इसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपने यहाँ तक देख लिया प्रीवियसली कि भाई ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये तो कंफर्म ही था कि अब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कंप्लीटली फ्री है, पाकिस्तान अपना बनाए और आप अपना बनाओ। अब हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। लेट्स स्टार्ट। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको भी पता होगा कि जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में आपको बहुत पहली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था, पहले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस दिन पहली मीटिंग हुई थी और इनके टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी मैंने आपको बताया था। ये किस बेसिस पे चुने गए थे, ये फ्रेंच प्रैक्टिस के बेसिस पे चुने गए थे। ओके, फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, अब क्या था, अब उस टाइम तो ये टेम्परेरी थे क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई इतने लोग भी नहीं थे, और उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े ही नहीं थे। प्रिंसली स्टेट नहीं आया था, मुस्लिम लीग नहीं आया था, तो इसलिए जो वहाँ पर उस टाइम फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए अवेलेबल थे, जो हमारे लिए लाइक आप मान लीजिए कि रिसोर्स थे, उनको हमने यहाँ पे अपना प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक इलेक्शन कराया अपना, मतलब इंटरनल उनका ही इलेक्शन हुआ, जितने भी वो मेंबर थे उन्होंने एक इलेक्शन किया और उसके बेसिस पे नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 वाइस प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुए। ठीक है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स प्रेसिडेंट एंड H.C. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी एज वाइस प्रेसिडेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने जब इलेक्शन करवाया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया और H.C. मुखर्जी जी को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया और वीटी कृष्णमाचारी को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट किया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो 2 थे, ये मैंने आपको बताया, H.C. मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। ओके, सो लेट्स आगे पढ़ते हैं।
कि अभी तो चलो आपको ये पता लग गया कि बॉडी के हेड कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी है, उसके बाद में ये हेड हुए। अब देखते हैं कि जैसे इनकी मीटिंग हुई थी ना, ये जो पहली मीटिंग इनकी हुई थी, ये आपको मैंने बताया कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अब इस मीटिंग के 4 ही दिन बाद, 4 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर 1946, ये देखिए, ये मैंने आपको मेंशन किया है बिकॉज आपको ये चीजें, आप इन सब चीजों को कनेक्ट कर पाए कि 4 दिन बाद कैसे, क्योंकि 9 के 4 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ, आफ्टर 4 days ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the objective resolution in the assembly. It was Nehruji's vision for constitution. अब देखिए 13 दिसंबर को नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया, मतलब एक ऐसा पेपर दिया, एक ऐसा रिजोल्यूशन दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो ऐसा होना चाहिए। उनके ये व्यूज थे, उनके ये विजन्स थे कि इसमें ये फंडामेंटल्स हो, इसमें ये प्रिंसिपल्स हो, इसमें ये चीज़ें हो। एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड की, आप अगर शॉर्ट में, आप अगर समझने के लिए, अगर आपको याद रहे तो आप ऐसे मान लीजिए कि वो एक ऐसी लिस्ट दी थी नेहरू जी ने कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा बैक अगर हम फिर से जाएं तो आपको पता होगा नेहरू जी ने ही बोला था कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन डिजाइन करेगा, इंडियंस डिजाइन करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा क्या लिस्ट दे दिए थे, ऐसे क्या उनके विचार थे, क्योंकि हमें पढ़ना ही मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमें देखना ही ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो किस तरह से बना था। अब हम आगे करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेहरू जी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होनी चाहिए थी। अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। आपको अगर ऐसे किसी भी पॉइंट में जो हमने पहले पढ़ा है, जो हम अब पढ़ रहे हैं, या हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, किसी भी पॉइंट में, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं पूरी प्रयास करूंगी कि आपके डाउट क्लियर हो जाए बाय मैसेजेस, या फिर आपको किसी भी तरह से क्लियर करवाना हो, या फिर जैसे हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आपका डाउट पहले क्लियर कर देंगे, देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब नेहरू जी का पहला पॉइंट था कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट विच वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट हु आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब नेहरू जी ने कितनी अच्छी बात इसमें लिखी थी, या लिखवाई थी, या मेंशन करी थी कि इंडिया एक यूनियन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो किस चीज का, एक तो उस इंडिया का जो ब्रिटिशर्स ने कब्जे में कर रखा था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे उस टाइम, ब्रिटिश इंडिया का यूनियन होना चाहिए। और प्रिंसली स्टेट, कौन से प्रिंसली स्टेट, जो कि इंडिया में जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर नहीं जुड़ना चाह रहा था, हैदराबाद, जूनागढ़, ये 3 स्टेट को प्रॉब्लम थी, बाकी तो 560 प्रिंसली स्टेट हमारे से पहले ही हमारे से क्या कर चुके थे, इंस्ट्रूमेंट साइन कर चुके थे, 15 अगस्त 1947 से पहले ही साइन कर चुके थे। लेकिन नेहरू जी ने इतना बड़ा, मतलब एक स्मार्टनेस दिखाई कि इंडिया को एक, हमारे संविधान में ये चीज मेंशन कर दो कि जो भी पार्ट इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है वो भी हमारे यूनियन में आता है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने मेंशन करी थी। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेहरू जी ने ये चीज बोली थी कि एक तो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो इंडिया, और दूसरी चीज वो प्रिंसली स्टेट्स जो अब इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, या वो कोई भी स्टेट जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है, वो क्या है, पार्ट ऑफ इंडिया है, वो खुद पूरा क्या है, वो होल में उसको अगर कहें तो क्या कहेंगे, इंडिया। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। इंडिया को क्या इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनना है। ये तो आपको पता होगा कि हम मतलब किसी के अधीन नहीं है, अब हम सोवरेन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन की हम बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेल गारंटी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू इट्स सिटीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप ऐसे पॉइंट्स, नेहरू जी ने बोला कि आप ऐसे पॉइंट्स ऐड कीजिए जो कि एश्योर करे, क्या एश्योर करे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू देयर सिटीजन्स। ओके, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए ऐसे आर्टिकल्स बनाइएगा, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइएगा जिससे किसी भी सिटीजन का सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जस्टिस हो, हैरेसमेंट ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये चीजें, उस टाइम उन्होंने ये सब चीजें सोच कर एक ऐसा एक, उनको एक, आप मान लीजिए कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल ही कह सकते हैं इसे, कि आप उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, इंडियन सिटीजन कैन एक्सपेक्ट इक्वालिटी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इसमें क्या है ना कि इक्वल स्टेटस आएगा यहाँ पे,
इंडियन सिटीजन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया में जितने भी सिटीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूं तो दूसरे लड़की नहीं लग सकती। हर एक सिटीजन्स को आप कंप्लीट फ्रीडम दीजिए, कंप्लीट अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी स्टेटस है ना, हम आज कितनी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, आपको पॉलिटिकली आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इकोनॉमिकली कितना आगे ग्रो कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप आगे जाने में जो आपका स्टेटस है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इंडिया में आपको कोई रोकता है? अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है, अगर आपने कहीं पढ़ाना शुरू किया है, अगर आपने कहीं जॉब करना शुरू किया है, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपको कोई रोकता नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है, इसके लिए ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अगर मतलब मान लीजिए कि जो 5 लाख रुपए कमाता है सिर्फ वो ही ये काम कर सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कहीं भी। तो ये चीज नेहरू जी ने उस टाइम ही बोल दी थी कि इंडियन सिटीजन कैन एक्सपेक्ट इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब ये क्या है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाता है। अब हम आगे के पॉइंट पे चलेंगे। इंडियन सिटीजन शैल हैव फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। इंडिया के जो सिटीजन्स है वो क्या किस लिए फ्री होने चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ भी अपना विचार कर सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और किसी भी भगवान में फेथ रख सकते हैं और किसी भी तरह से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरों को सेफ रखते हुए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं मैदान में जाके कुछ भी आप कर रहे हो वर्शिप के नाम पे, बट हाँ आप सेफली कुछ भी अपना वर्शिप करो, आपका रिलीजन कुछ भी हो। मतलब ये सब चीजें नेहरू जी ने उस टाइम प्रपोज की थी कि अगर आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो इंडिया हमेशा एकजुट रहेगा, कभी भी अलग नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल सेफ गार्ड माइनॉरिटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए, सेफ गार्ड करे किसको, माइनॉरिटीज को। कि माइनॉरिटी क्या होती है, जो एक देश में अल्पसंख्यक होते हैं, जो एक देश में कम होते हैं। जैसे कि कुछ एक नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ से कुछ तिब्बत के लोग आए हुए हैं तो वो माइनॉरिटी में काउंट होते हैं। जो मुस्लिम्स हैं हम उनको भी माइनॉरिटी में काउंट करते हैं, हालांकि पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है लेकिन हाँ हम उन्हें माइनॉरिटी में काउंट करते हैं। तो जो माइनॉरिटीज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल सेफ गार्ड माइनॉरिटीज। बैकवर्ड्स, अब बैकवर्ड्स कौन होते हैं, जैसे ये ओबीसी जो कास्ट हो गई, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती है उनको आप सेफ गार्ड करो। और ट्राइबल्स तो आपको पता होंगे जो आदिवासी होते हैं, इनको सेफ गार्ड करो आप। इनका ध्यान रखना भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि इनका ध्यान रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन बन किसके लिए रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का काम तो ये है ना कि इस हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी। तो इन्होंने पहले ही ये पॉइंट बता दिए थे कि गवर्नमेंट को ऐसे तो काम करना ही पड़ेगा। नेहरू जी ने बोल दिया था कि ऐसे तो काम करना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट इंडिया में टिक पाएगी, चल पाएगी, या फिर एक अच्छा सॉवरेन रिपब्लिक का एग्जाम्पल सेट कर पाएगी। मेन चीज तो ये है। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑन 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 एवरी मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट दिस रेजोल्यूशन। जितने भी मेंबर थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सब ने ये सारे पॉइंट्स सब लोगों ने मान लिए थे, बिकॉज वैलिड पॉइंट्स भी हैं और गुड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी इक्वालिटी के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स कब माने गए थे, 22 जनवरी को मान लिए गए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे का एक पॉइंट आगे जब हम जाएंगे तो उसमें क्या था, नाउ प्रिंसली स्टेट। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने भी सुना होगा कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बना रहा है, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बन रहा है, तो जो प्रिंसली स्टेट थे, जो 2-3 हमसे जुड़े नहीं थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था, स्टार्टेड ज्वाइनिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय नॉमिनेशन। उन्होंने भी क्या कर दिया था, नॉमिनेशन से ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। आपको पता होगा जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद में भी हमारे सरदार पटेल जी ने बहुत सारे प्रयास किए थे, तब जाके सारे प्रिंसली स्टेट हमारे साथ जुड़े थे। 55-60 ने जब इंस्ट्रूमेंट साइन किया था तो वो ऐसे ही नहीं किया था, वो उनके प्रयास पे किया था। तो इसमें ये लाइन, यही सेम लाइन इसमें समझाने की कोशिश की है कि प्रिंसली स्टेट स्टार्ट ज्वाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जम्मू कश्मीर ने, हैदराबाद ने, इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था, बाद में इन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं ना, नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट एन एडिशनल वर्क टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज वेल एज लेजिस्लेटिव फंक्शन, दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स चले गए थे। ब्रिटिशर्स कब गए थे, 15 अगस्त 1947 को जैसे ही ब्रिटिशर्स गए थे ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक नया काम मिल गया था। और वो काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो वो बना ही रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स गए तो अब सरकार में तो कोई था ही नहीं। अब पुलिस को कौन संभालेगा, जो भी उस टाइम थी आर्मी थी उसको कौन संभालेगा, तो उनको गाइड कौन करेगा, वो हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है उनको कौन संभालेगा। तो ये सारा काम किस पे आ गया था, ये सारा काम आ गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है,
ये सब काम किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो काम किए थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और दूसरा क्या किया? देश चलाया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा जाता है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब क्या होता था कि अभी दो सेगमेंट्स हो गए कि एक आपको क्या करना है, एक आपको बनाना है जी कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दूसरा क्या करना है आपको? गवर्नमेंट रन करना है या फिर आपको गवर्न करना है। आप एक बार अगर सिंपल टर्म में समझेंगे तो आपको क्या है? देश भी चलाना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। तो अब ऐसे में क्या हो गया कि दो रोल हो गए। एक ही आप मान लीजिए एक ही किसी कमीशन के, एक ही किसी असेंबली के, एक ही किसी ग्रुप को आप दो तरह के काम दे रहे हो। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे ना, तो उस टाइम क्या होते थे? उस टाइम जो इनके प्रेसिडेंट रहते थे वो रहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करते थे तब कौन थे इनके प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था। ठीक है। और आगे मैं बात करूं कि जो हमारे जो जीवी मावलकर साहब जी थे, उनके नेतृत्व में गवर्न किया जाता था। लाइक इंडियन गवर्नमेंट लाइक डू वर्क अंडर दी सर्विलेंसेस ऑफ जीवी मावलंकर। जीवी मालवंकर जी के नेतृत्व में हम क्या करते थे? गवर्न करते थे स्टेट को, हमारे को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हम कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करते थे। ओके, तो आपको अगर ये क्लियर हो गया हो तो आप एक बार इससे स्टेटमेंट से और समझ लीजिए, आपको एक इजी रहेगा। ये जस्ट मैंने आपको लिख के इसलिए बताया कि आपको स्टेटमेंट में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है कि अगर हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में या कैसे भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको मैंने एक साइन लगा के सिंपली लैंग्वेज में बता दिया है। अब आप स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ लीजिए। When this constituent assembly framed constitution, जब ये constituent assembly constitution frame करती थी तब क्या होता था? then was डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president। उस टाइम इनके प्रेसिडेंट कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वही सेम constituent assembly जब लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करती थी, कानून बनाना, कानून लागू करना, एग्जीक्यूट करना, जब वो ये सारे फंक्शन करती थी, उस टाइम इनके प्रेसिडेंट कौन होते थे? उस टाइम इनके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मालवंकर। कौन होते थे इनके प्रेसिडेंट? जीवी मालवंकर। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कब तक किसी तरह से डुअल जो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, ये इसने कब तक निभाई है? दिस टू फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 1949। आपको भी पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। तो जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, उस दिन क्या किया था इन्होंने? तब तक इन्होंने ये दोनों फंक्शन किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रहे थे और साथ में क्या कर रहे थे? सरकार भी चला रहे थे। अब क्या हुआ था कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया 1949 में। तो जैसे ही 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, तो उसके बाद में इनके पास एक ही काम रह गया, और वो काम क्या रह गया था? इनके पास रह गया था लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्योंकि इनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का जो फंक्शन था वो तो इन्होंने कंप्लीट कर ही लिया था। अब बचा क्या? बचा है लेजिस्लेटिव फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? आगे हुआ जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आगे और भी कई काम किए थे। जैसे नेशनल फ्लैग इन्होंने अडॉप्ट किया है, नेशनल एंथम इन्होंने अडॉप्ट किया है, सॉन्ग इन्होंने अडॉप्ट किया है। अब आपको मैं बताती हूँ ये बाय डेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा आज करंट नेशनल फ्लैग है वो इन्होंने कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 में। किसने अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, ये चीज आप जरूर याद रखना, बिकॉज इस तरह के ही एमसीक्यू और है क्या हिस्ट्री में, और क्या एमसीक्यू आपसे पूछेगा? यही तो पूछेगा। अगर वो एक लेवल पे अगर आप लगाइए कि अगर वो आपसे पॉलिटिकल लेवल पे अगर एमसीक्यूज पूछ रहा है, तो वो इस तरह के आपसे एमसीक्यू पूछेगा कि इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था। तो आपने बता दिया, आपको आता है जी 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। तो अब अगर आपसे पूछ लिया, मेन क्रक्स क्या है? मेन क्रक्स ये है कि अगर आपसे पूछ लिया कि किसने अडॉप्ट कर लिया था, आपने कर लिया या किसने कर लिया? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाजी ने कर लिया, हम ऐसे नहीं बता सकते ना। तो हमें कंप्लीट बताना होगा एग्जैक्ट आंसर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, कब किया था? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इन्होंने 22 जनवरी 1950 को इन्होंने अडॉप्ट किया था। आपको पता है 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले इन्होंने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था। और उस दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को इन्होंने ये दोनों सॉन्ग
नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग प्ले भी किए थे। ओके, आपको क्लियर है चीजें? कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको पीछे की कोई वीडियो, पीछे का अगर आपको कुछ इनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर आपको कुछ क्लियर करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस हमारी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं आगे। क्या है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अभी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उस टाइम इन्होंने कैसे कैसे काम किया होगा, हम यही तो पढ़ रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा कैसे गया, बनाया कैसे गया, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या स्मार्टनेस थी जो उन्होंने दिखाई थी उस टाइम। तो अब हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। दे हैड गॉन थ्रू 60 कॉन्स्टिट्यूशन। आप सोच सकते हैं कि 60 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसके बाद में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारे देश के लिए अप्रोप्रिएट है, वो चीजें आप वहां से कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे हो, ये बहुत स्मार्टनेस वाली चीज थी। तो उन्होंने इतनी स्मार्टनेस दिखाई थी उस टाइम के 1940। आप देख लीजिए ना कि 1947 में या 1946 से लेके 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बन गया था। अब देखिए आप 1946 से 1949 इन सालों तक, जितने भी आप लगा लीजिए कि इन 3 साल के अंदर, इन 3 इयर्स के अंदर उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया था। दे हैव कंप्लीटली स्टडीज दी 60 कॉन्स्टिट्यूशन। और इतने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद में जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो उन्होंने ग्रैब भी कर ली थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए थे। अब आपको एक चीज और आपको एडिशनल मैं बताती हूँ, अगर कभी आपने शायद सुना नहीं हो, 60 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में, बनाने में, मेकिंग में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक। अब आपको टाइम का शायद आपको बहुत क्लियर हो, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो एक बार आप जरूर याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लगाया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days to prepare the constitution। ओके, ये सब जो क्वेश्चंस है ना जो हम अब पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपके एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। अभी जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में हम एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, और लॉन्ग और शॉर्ट जो भी आंसर, क्वेश्चन आंसर आज तक एग्जाम्स में आएंगे हम सारी डिस्कस करेंगे, जो भी आज तक एग्जाम्स में हमारे आ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर रियली वरीड। अब क्या है ना कि आप इतने डाइवर्स कंट्री है इंडिया में, आपको पहले भी बताया, अब इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है तो वो बहुत ज़्यादा वरीड भी थे, परेशान भी थे कि कहीं कोई, जहाँ एक ही स्टेट में आप मान लीजिए कि 10 तरह के रिलीजियस पीपल रह रहे हैं और 10 तरह के अलग अलग कल्चरल पीपल रह रहे हैं, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत टफ था। इसलिए इनको इतना टाइम भी लगा कि आप मान लीजिए इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है ना कि इस पॉपुलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और इस पॉपुलेशन के लिए अलग है, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इतने सारे डाइवर्स लोगों के लिए बनाना बहुत बड़ा टास्क था, तो इसके लिए भी ये कई बार वरीड थे। तो ये एक एक्चुअली एक इनका, आप मान लीजिए कि इनकी तारीफ में ये लाइनें लिखी गई है कि इन्होंने इतने बड़े डाइवर्स कंट्री के लिए इतनी, अगर मैं बात कहूँ आज के टाइम से अगर मैं सोचूं तो इन्होंने बहुत जल्दी बना के दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन। आज इतना डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पॉसिबल ही नहीं था। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें एक्सपेंडिचर का, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक्सपेंडिचर में कितना टाइम लगा था, कितना पैसा लगा था। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि इसकी जो कमेटीज थी वो क्या थी, इसमें कितने टाइप की कमेटी थी, क्या क्या चीज़ें थी। अब हम आपको ब्रीफली थोड़ा बता देते हैं। अब क्या हुआ था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है ना मल्टीपल कमेटीज थी, क्योंकि आप भी सोचिए ना, जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि इतना डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना था तो कमेटीज भी बनानी पड़ रही थी कि कोई कमेटी किसी तरह का सुझाव दे रही थी, कोई कमेटी किसी तरह का सुझाव दे रही थी। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कोई कमेटी जो थी वो एडवाइजरी कमेटी थी, जो कि क्या फंडामेंटल राइट्स पे एडवाइस दे रही थी, कोई माइनॉरिटी पे दे रही थी, कोई ट्राइबल पे दे रही थी। तो इस तरह पे क्या हर एक चीज के लिए ना हमारे पास एक कमेटी थी जो कि आपको एडवाइस कर रही थी। इतनी सारी कमेटीज मिलके ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सक्सेसफुल हुई है। अब क्या था इसमें, मेन जो थी वो क्या थी, मेजर कमेटी जो थी वो 8 थी, माइनर कमेटी थी 14। मेन जो ये क्या, अगर हम इनको टोटल करें ना तो टोटल अगर आप लगाएंगे तो ये
2 कमेटी थी मेजर और माइनर मिला के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड मल्टीपल कमेटी टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब आपको मैंने बताया कि हर एक कमेटी का एक अलग टास्क होता है, हर कमेटी का काम अलग होता है। किसी का काम ऐसा है कि वो फंडामेंटल राइट्स पे काम कर रही है, कोई ट्राइबल्स के वेलफेयर पे काम कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारी कमेटी थी जिनके पास टास्क था, एक आप मान लीजिए एक सेटिस्फाइड टास्क था कि आपको इसी चीज पे काम करना है। तो इस तरह से बहुत सारी कमेटीज थी, और वो कमेटी क्या करती थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स पे एक कमेटी है तो वो कमेटी क्या करेगी, अपने एक रिकमेंडेशन पेपर लेके आएगी और वो पेपर दे देगी ड्राफ्टिंग कमेटी को कि सर ये मैं रेकमेंड कर रही हूँ, ये आप रख लो। अब कोई फाइनेंस कमेटी आएगी, वो अपना पेपर दे देगी ड्राफ्टिंग कमेटी को कि सर ये मेरे रिकमेंडेशन है, ये आप चेक कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। लाइक देयर आर मेजर 8 एंड माइनर 14 कमेटीज इन विच, इसके अंदर से ड्राफ्टिंग कमेटी वाज मेजर कमेटी। मेजर कमेटी कौन थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसे अगर आपने इनके बारे में सुना ही होगा क्योंकि आप इनके बारे में स्टडी करते रहते हैं। बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि अब इसमें जो मेन 8 कमेटी है मेजर, उनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं कौन सी है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने उस पर काम कर रही थी। अब क्या है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, हर प्रांत का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या स्टेट, उसके बाद में क्या स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फिर क्या थी, एडवाइजरी कमेटी, जो किस पे एडवाइज कर रही थी, फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज पे एंड ट्राइबल पे। और कौन से एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया, जो कि जैसे मान लीजिए जैसे कि एक्सक्लूडेड एरियाज अगर मैं कहूँ जैसे दमन एंड दीव है तो वो हमारा एक्सक्लूडेड एरिया। तो ऐसे एरियाज पे जो काम कर रही थी वो कौन सी कमेटी थी, ये हमारी थी एडवाइजरी कमेटी थी, जो इन सब कामों के लिए अलग थी। फंडामेंटल राइट्स के लिए काम कर रही थी, कुछ माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही थी, कुछ ट्राइबल के लिए काम कर रही थी और कुछ एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए काम कर रही थी। ठीक है, और कुछ कमेटी क्या कर रही थी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कैसे होने चाहिए, लॉज वगैरह, उस पर भी कोई कमेटी काम कर रही थी। और क्या है, कुछ कमेटी क्या कर रही थी कि स्टीयरिंग कमेटी थी। इस तरह की जो कमेटीज थी, हर एक कमेटी अलग अलग थी। यूनियन पावर कमेटी की, हमारी सिंगल पावर पे भी अगर कोई कमेटी काम कर रही है तो अब मैं अगर आप देखें तो इसमें इतनी सारी कमेटीज थी, सबका काम अलग अलग था, लेकिन सबको मॉनिटर करने के लिए तो एक ही होगा ना ऊपर। तो मेन कमेटी जो थी उनका, उस कमेटी का नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अब हम आगे देखते हैं, आगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी उस टाइम की, जो कब सेटअप हुई, 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई। इस कमेटी के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि आप कंप्लीटली समझ पाएं। हम उसमें सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी को ही पढ़ेंगे बिकॉज ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल बहुत मेजर था, बहुत बड़ा रोल था। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ते हैं। तब तक आपने अगर लास्ट के कोई लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लास्ट के लेक्चर देख सकते हैं, और उसमें अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स, और आपको रेजोल्यूशन देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उस क्लास में डायरेक्टली आपको सबसे पहले आपके क्वेश्चंस का आंसर ही मिलेगा, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के लिए, और आप एग्जाम समाधान को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे कंप्लीटली। आप उसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।